जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मेरा नाम है सोहन और मैं आपका अपने स्टडी चैनल क्लासिकल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1G का पार्ट 2। लेकिन इसे करने से पहले आप यदि मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1G का पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन 7 तक डिस्कस किया था और इसके आगे हमारा 8वां क्वेश्चन है, जिसमें कहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमें ये बताना है कि वे जो संबंध हैं क्या वे स्वतुल्य हैं, सममित हैं और संक्रामक हैं या नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसा कि दिया है समुच्चय ए कुछ इस प्रकार है, जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जैसा कि एक समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो रिलेशन है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या तो हम इस a के सारे मान को यहाँ पर रख करके चेक करें, ठीक है, और एक रिलेशन बनाएं खूब बड़ा सा, ठीक है। तो हमें उतना टाइम नहीं है और ना तो हमें इतनी बड़ी महाभारत यहाँ पर रचनी है, तो हम लोग शॉर्ट वे से जाएंगे। जैसे कि दिया है कि यह स्वतुल्य है या नहीं है, तो पहले चेक करते हैं। स्वतुल्यता की जांच करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, तो a कामा a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मैंने आपको यही बताया है, ठीक है, और आप लोग यही जानते भी हैं। तो इसी को हम फॉलो करेंगे इसमें। तो जैसा कि क्या दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और आपको पता है कि जो दूसरा घटक होता है उसकी जगह भी हमें क्या रख देना होता है, पहला ही, यानी कि ये जो x है, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब ज़रा एक बात बताइए, x इक्वल टू 0 और ये समुच्चय a में होना चाहिए, लेकिन x इक्वल टू जो 0 है वो समुच्चय a में नहीं है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। अगला इसी प्रकार, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यह सममित है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सममित है या नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, तो b कामा a एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए, ठीक है, हम आपको बताएं हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन आइए चेक करते हैं क्या ये सही है। मान लीजिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 और माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये सही बात है। 3 का गुणा 1 में करेंगे और 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो वहाँ y का मान हमने क्या लिया था 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 0, 8 नॉट इक्वल टू 0। 8 0 के बराबर नहीं है, अतः क्या यह सममित संबंध नहीं है, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि यह संक्रामक है या नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं संक्रामक। मैंने आपको बताया है कि यदि a कामा b एलिमेंट ऑफ r, फिर b कामा c एलिमेंट ऑफ r,
तो A, C एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। हम इस रूल से संक्रामकता की जांच करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी रूल पर हम वो चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर रख लें 3x - y = 0, ठीक है। फिर हम रख लें 3y - z = 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3x - z = 0 होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर हम मान लीजिए रख लेते हैं 3 × 1 - 3 = 0, और यहाँ पर क्या आएगा? 3 × 3 - 9 = 0, ठीक है। जैसे कि y का मान हमने कितना लिया था? 3, ठीक है, और x का मान हमने कितना लिया था? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3y - z, यानी 3 3 जा 9, और यहाँ पर कितना? 9। तो ये भी 0 हो जाए। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है तो आगे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी 3x यानी 3 × 1, और यहाँ पर z का मान हमने कितना लिया है? 9 = 0। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 - 9 = 0, और यहाँ पर आ गया -6 ≠ 0, यानी यह संक्रामक भी नहीं है। यानी यहाँ लिख लीजिए आप, संक्रामक संबंध नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, जिसमें दिया है समुच्चय ए कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मैं लिख लीजिएगा R, ये दिया हुआ है और उसके द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। तो A एक समुच्चय दिया हुआ है और यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं। R = x, y सच दैट y भाज्य है x से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यह स्वतुल्य है या नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो मान लीजिए y भाज्य है x से, यानी y x से भाज्य है, तो सिंपल सी बात है x भी x से क्या होगा? भाज्य होगा, ठीक है ना। y x से भाज्य है, यानी दूसरा जो घटक है पहले घटक से क्या है? विभाजित होता है। तो सिंपल सी बात है, पहला घटक भी पहले घटक से विभाजित होगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर 4 × 2, तो यहाँ पर 2/2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं यह एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। यस, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आइए हम लोग चेक करते हैं यह सममित है या नहीं, यानी सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। y x से भाज्य है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x भी y से भाज्य होगा? x y से भाज्य। एक बात बताइए, या तो y को इससे छोटा नंबर काटेगा या तो इसके बराबर नंबर काटेगा, लेकिन यहाँ पर छोटा और बड़ा सब है। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है y x से भाज्य, यानी कि 4/2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, तो यदि हम यहाँ लिखें 2/4, तो क्या ये पूरा कटेगा? यहाँ पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो हम ये कह देंगे यह सममित संबंध नहीं है। तो इस प्रकार यह सममित संबंध नहीं है, नो, सममित संबंध नहीं। आगे देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। अब इसमें क्या है, y x से भाज्य है, फिर और z
y से भाज्य है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, तो z x से भाज्य है। आइए देखते हैं, जैसा कि इसमें ये दिया हुआ है कि y x से भाज्य है, फिर z y से भाज्य है, तो z x से भी क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए y का मान दे दें हम 3 ले लें, ठीक है, और x का मान हम क्या ले लें, 1 ले लें। तो एक बात बताइए, 1 से 3 क्या है, भाज्य है, ठीक है। फिर हम ये देख रहे हैं कि यदि z का मान हम क्या ले लें, 6 ले लें, और y का मान हम 3 लिए हैं, तो यहाँ पर 3 ही होगा, 3 2 जा 6। तो 3 यानी कि x यहाँ पर ये कॉमा है, y यानी 3, x से y 1 से भाज्य है। फिर हम देख रहे हैं 6, z को हमने क्या मान लिया 6, और y हमने क्या माना था 3, तो यहाँ भी 3 रहेगा। 6 जो है 3 से भाज्य है, तो क्या हम एक कह सकते हैं कि 6 1 से भाज्य होगा, बिल्कुल भाज्य होगा। देखिए 1 से कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। और मान लीजिए यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा ये जो समुच्चय है 6 तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे वह 6 तक ही ले सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 2 हो और यहाँ 1 हो, तो 1 से 2 तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। यहाँ 3 बार 1 से, और फिर और z का मान लीजिए 4 है, y का मान 2 है, तो ये 2 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4/1, 1 से कितनी बार 4। तो हम देख रहे हैं इसमें जो भी रिलेशन बनेगा वह क्या होगा, संक्रामक होगा, यानी यह संक्रामक है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, जिसमें कहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r कुछ इस प्रकार है जो इस रिलेशन द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो देख रहे हैं लिखा है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। यहाँ पर हमें ऐसे क्रमित युग्म रखने हैं जिसमें y x से 5 से अधिक हो और x का मान 4 से कम हो, यानी x का जो मान है हमें कितना लेना है, 1 2 3। तो चलिए देखते हैं r इज इक्वल टू क्या आएगा रिलेशन। यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो 5 1 6, यानी x का मान जब हम 1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब y का मान हम 2 रख रहे हैं, x का मान हम 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 7, ठीक है। इसी प्रकार जब हम ये 3 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 3 और 8, ठीक है। ये रहा हमारा पूरा रिलेशन। अब हमें ये देखना है यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहले आप ये देखिए 1,6, तो 1,1 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी यह स्वतुल्य। 1,6 एलिमेंट ऑफ R, तो 1,1 एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी कि इसका आंसर आएगा क्या, नो, यह स्वतुल्य नहीं है। आगे देखते हैं यह सममित है या नहीं, यानी सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1,6 एलिमेंट ऑफ R, तो 6,1 एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं है, अतः इसका भी आंसर क्या आएगा, सममित नहीं है। इसी प्रकार अगला ट्रांजिटिव का केस, ठीक है। अब आप देखिए 1,6 हम सभी लोग पढ़े हैं क्या, यदि x, y एलिमेंट ऑफ R फिर और y, z एलिमेंट ऑफ R, तो x, z एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। हम लोगों ने ये कंडीशन पढ़ी है। तो एक बात बताइए, x, y है फिर y, z है, तो यानी 1,6 है
1,6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई क्रमिक युग्म नहीं है, यानी इसका पेयर नहीं बना। इसी प्रकार अगला है 2,7, तो इसका भी कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर अगला है 3,8, यानी ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है वही फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है तो इस प्रकार हमें कह देंगे कि यह संक्रामक है। ऐसा जब भी हमें ऐसा कुछ दिख जाए और हमें संक्रामकता की जांच करनी हो और अगला क्रमिक युग्म जिससे पहला क्रमिक युग्म खत्म हो रहा है तो अगला क्रमिक युग्म उससे ना शुरू हो, तो हम इस स्थिति में कह देंगे कि वह संक्रामक संबंध है। ठीक है, क्योंकि यह कंडीशन तभी होनी चाहिए। ठीक है, यह रूल तभी लगेगा जब अगला क्रमिक युग्म इसमें मौजूद हो। मान लीजिए यहाँ पर रहता 1,6, फिर क्या 6 से स्टार्ट होने वाला 6,2, तब हमें कहते कि 1,2 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमिक युग्म था नहीं, अतः हमने क्या कह दिया कि हाँ यह संक्रामक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध R है। यानी ये जो संबंध R है, ठीक है, वह किसके द्वारा परिभाषित है? पूर्णांकों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। R इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस y एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, x, y एक पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो x माइनस एक्स हमें चेक करना है, यानी जो पहला घटक है उसको दूसरे की जगह रख देना है। x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, तो x माइनस एक्स एक पूर्णांक है। यह कथन भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 3 माइनस 2, ठीक है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। क्या एक पूर्णांक है? ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल एक क्या है? पूर्णांक है। तो यदि हम यहाँ पर रख दें x माइनस एक्स, यानी कि क्या 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमें एक बात बताइए, 0 भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी जो हमें रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतुल्य संबंध है। यस, ठीक है। आइए देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पर आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू के यहाँ पर कोई पूर्णांक है, तो हमें ये ध्यान देना होगा। अब दूसरे को पहले की जगह, पहले की को दूसरे की जगह, यानी y माइनस एक्स क्या आएगा हमारा? माइनस के आएगा। क्यों माइनस के आएगा? क्योंकि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 2। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है, यानी यह एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक है। यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हाँ यह भी सममित संबंध है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे यह ट्रांजिटिव है या नहीं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कह दें x माइनस वाई इज इक्वल टू के, फिर हम कह दें y माइनस जेड इज इक्वल टू लेमडा, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर है मान लीजिए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर हमने 4 लिया है,
यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ जेड का मान हम कुछ भी ले लें, 3 ले लें, 1 ले लें, 0 ले लें, कुछ भी ले लें, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए यक्स का मान कितना है 6 और जेड का मान कितना है 3, तो ये कितना आ रहा है 3, यानी यह भी एक पूर्णांक है। इस प्रकार हमें कह सकते हैं यस, ये भी क्या है, संक्रामक संबंध है, अर्थात ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और अगला एक और क्वेश्चन है बी, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ना करें तो बेहतर है, बल्कि हम इससे तर्क के आधार पर इसका उत्तर दें। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो यक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करेगा, यानी कुछ इस प्रकार मान लीजिए। इसका सॉल्यूशन ऐसा है, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, तो एक्स कामा एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मान लीजिए एक्स और वाई ये दोनों रामपुर में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, रामपुर में। तो एक्स एंड एक्स ये भी कहाँ काम करेगा, रामपुर में ही। ठीक है, तो ऐसे आप सोच सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो तर्क के आधार पर आएगा। ठीक है, तो आप इसे अपने तर्क के अनुसार ही इसका उत्तर दें। ठीक है, आप ऐसे सोचिए एक्स और वाई या मतलब कहीं काम कर रहे हैं तो एक्स और एक्स, फिर एक्स तो वही है तो एक्स भी वही होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यह सिमेट्री है कि ये नहीं, एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, तो वाई कामा एक्स, वाई कामा एक्स एलिमेंट ऑफ आर ही होगा। ठीक है, यहाँ एलिमेंट होगा वाई कामा एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी इसका भी जवाब यस होगा, इसका भी जवाब यस होगा। क्यों होगा, मान लीजिए एक्स और वाई कहाँ हो, रामपुर में, तो वाई और एक्स भी रामपुर में ही होंगे। अब आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, फिर वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर, वाई एक्स के साथ भी है, वाई जेड के साथ भी है, यानी वाई इन दोनों जेड और एक्स दोनों के साथ है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ ये वाई काम कर रहा है एक्स भी वही काम कर रहा है और जेड भी वही काम कर रहा है, यानी एक्स और जेड भी उस रिलेशन में होगा, यानी एक्स और जेड भी उसी जगह पर कार्य करेंगे, यानी इसका भी जवाब हमारा क्या आएगा, यस। अब आइए देखते हैं अगला, जिसमें कहा है एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसी तरह तर्क पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ये भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी यक्स तथा वाई एलिमेंट ऑफ आर, तो एक्स कामा एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, यस। मान लीजिए या रानीपुर में रह रहे हैं या किसी भी सुल्तानगंज में रहते हैं, तो ये एक्स और एक्स भी सुल्तानगंज में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सिमेट्री है। ठीक है, तो एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, तो वाई कामा एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, यानी ये भी क्या है, सममित है। इसी प्रकार यह ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ आर, फिर वाई कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर, तो एक्स कामा जेड एलिमेंट ऑफ आर होगा, यानी ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ए और बी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ही कुछ और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि सी कहा है r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई
सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो क्या यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? ये कथन सही है? क्या कोई भी खुद से बड़ा हो सकता है? नहीं, यानी इस प्रकार हम ये कहेंगे नो, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं। अब आइए इसी प्रकार देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी यक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। अब यक्स वाई से लंबा है, ठीक है, तो यक्स वाई से तो छोटा हो नहीं सकता, यानी यहाँ पर कहना होगा वाई यक्स से 7 सेमी लंबा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर y तो छोटा है ना x से, यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर हमें ये कहना चाहिए था y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, लेकिन यहाँ पर हम इसी कथन के अनुसार चलेंगे, यानी y x से, तो हमारी जो सिमेट्री है यही कहती है y x से 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी यह भी सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, पुनः वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या यक्स भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यानी यक्स 7 जेड से 7 सेमी लंबा है। क्या ये कथन सही है? आइए देखते हैं। मान लीजिए यह यक्स है और यह वाई है। मान लीजिए यह 17 है, 17 सेमी, और ये जो वाई है यह कितना है, 10 सेमी, ठीक है, और ये जो है 3 सेमी है, ये जेड है। अब देखिए यक्स जो है वाई से कितना सेंटीमीटर, ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और जो वाई है जेड से कितना सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, और ये भी ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए यक्स जो है जेड से कितना बड़ा हो रहा है, 7 और 7 14 बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी इस प्रकार यह भी क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, यानी दिया हुआ कथन जो है वो सही नहीं है। इस प्रकार हम ये कह देंगे कि यह संक्रामक नहीं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। तो इसे तर्क से आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मैं कह दूं एक्स वाई की पत्नी है, तो एक्स की पत्नी है। एक बात बताइए, कोई भी खुद स्वयं का पत्नी कैसे बन सकता है? ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है। अब आइए देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो वाई यक्स वाई की पत्नी है। यहाँ पर वाई यक्स की पत्नी होनी चाहिए थी, लेकिन एक बात बताइए, ये तो हो गया फीमेल
और ये मेल। तो एक बात बताइए, मेल फिर फीमेल कैसे बन सकता है? आप किसी के पति हो तो आप अपनी पत्नी के, मतलब आपकी पत्नी आपका पति और आप उसकी पत्नी कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी ये भी क्या है? नो, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। इसमें कहा है एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स जेड की पत्नी है। अब आप ये देखो, एक्स वाई की पत्नी है, ये तो फीमेल और ये मेल, तो यहाँ जाकर वाई जो है फीमेल तो हो नहीं सकता, यानी इसको यहाँ फीमेल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? ये मेल है। ठीक है, और ये भी मेल है, तो मेल मेल भाई मेल कभी पत्नी बन सकता है? नहीं बन सकता, यानी इसका भी जवाब क्या आएगा? नो, यानी यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर डी और उसका आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को आप तभी लगा पाएंगे जब आप तर्क से समझेंगे। आप यहाँ पर देखिए, एक्स वाई की पत्नी है, वाई यहाँ पहले से ही मेल है, तो यहाँ पर आकर के फीमेल नहीं ना हो सकता, यानी इस प्रकार हम ये कहेंगे कि यह जो तर्क है वो क्या है? गलत है, यानी संक्रामक नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर ई। तो ई में क्या कहा है? एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। अब यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक्स वाई के पिता है, तो एक्स के पिता है। क्या ये बात सही है? क्या कोई खुद का बाप हो सकता है? यानी खुद का फादर तो हो नहीं सकता, यानी इसका आंसर क्या आएगा? नो, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। एक्स वाई के पिता हैं, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं वाई एक्स के पिता हैं? वाई एक्स के पिता हैं हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक्स वाई का क्या है? फादर है, तो वाई एक्स का क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए, यानी ये इसका भी आंसर क्या आएगा? नो, या सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, फिर वाई जेड के पिता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स जेड के पिता हैं? क्या ये कथन सही है? अब आप ये देखिए, एक्स वाई के क्या है? पिता है, और यानी वाई जो है एक्स का बेटा है और जेड वाई का बेटा है, तो जेड एक्स का क्या होना चाहिए था? पोता होना चाहिए था, सॉरी नाती होना चाहिए था ना। क्या कहते, कैसे संबंध, या नाती मान लो, नाती नतनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, या नाती भी हो सकता है और नातिन भी हो सकता है, पोता पोती कुछ भी कह लो यार, अब मुझे इतना रिलेशन नहीं जोड़ने आता है। ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं, अब यहाँ पर एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, यानी यह संक्रामक नहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और उसके ये बहुत सारे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A = A, B सच दैट A
इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है और न ही संक्रमक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो हमें ये चेक करना है यह स्वतुल्य है या नहीं है। चूँकि यहाँ पर दिया है ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, ना ही संक्रमक, तो नहीं आना चाहिए। a इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे a इज़ लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर मान लीजिए 1/2 हो और यहाँ पर क्या हो 1 स्क्वायर हो। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो हमें ये पता 1/2 से क्या है 1 यहाँ 4 आ जाएगा, तो 1/4 से 1/2 बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर छोटा है, अतः हमें कहेंगे नो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए a इज़ लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, a इज़ लेस देन बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए b इज़ लेस देन ए स्क्वायर, सिमेट्रिक। तो यही कहते हैं इन दोनों को क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए, यानी यहाँ यदि हम 1/2 ले लें और यहाँ पर हम 1 ले लें, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या ये ऐसा हम कह सकते हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 1 जो है 1/4 से क्या है बड़ा है, लेकिन यहाँ पर छोटा है, ये क्या है गलत बात है, यानी कि ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अगला देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर a इज़ लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसके बाद b इज़ लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो क्या हमें कह सकते हैं a इज़ लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लीजिए यहाँ पर हम मान लीजिए ले लें 6 और यहाँ पर हम ले लें 3 स्क्वायर, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पर हम ले लें 3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो ये क्या रूट से रूट कट जाएगा, तो 5 क्या है 3 से बड़ा है ही। तो यहाँ पर आइए देखते हैं जी 6 है, ठीक है, a का मान हमने कितना लिया था 6 और c का मान हमने कितना लिया था √5, और ये रूट से रूट कट जाएगा। अब एक बात बताइए 5 6 से क्या है छोटा है, बड़ा तो है नहीं, क्योंकि 6 बड़ा है ना कि 5। यहाँ पर क्या है या तो 6 5 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, या तो 5 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी यह संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और उसका सॉल्यूशन। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा है दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ए आर बी यानी रिलेशन जो है मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी से परिभाषित है, और वह जो संबंध है वह कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध। जहाँ भी इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, यानी इनइक्वलिटी कुछ ऐसी हो कि वह बराबर हो, ठीक है, तो वहाँ पर आँख मूंद के आपको ये समझ जाना है कि वह एक तुल्यता संबंध है। जैसे मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले हम इसका ये देखते हैं या स्वतुल्य है या नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं यस रिफ्लेक्सिव है। इसी प्रकार मान लीजिए सिमेट्री हम देखते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, यस ये भी एक सिमेट्रिक है। ठीक है, अगला देखते हैं यार ट्रांजिटिव है या नहीं। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, फिर मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी,
तो क्या हम ये कह सकते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी यह ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं यह एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए 2 है और यहाँ पर 2 है तो ये भी क्या होगा भाई, ये तो 2, तो ये भाई दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर हमें लेने ही पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए यहाँ पर -2 भी रहता तो बाद में जा कर के हमें ये क्या देता, प्लस ही देता। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं जब मॉड वाली सिचुएशन आ गई हो तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा, फिर यहाँ 1 मान लीजिए अब, तो ये भी 1 होगा। तो इस प्रकार में कह सकते हैं 1 यहाँ भी क्या होगा, 1 ही होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा है दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि बिंदु x तुल्यता संबंध है। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है, जैसे कि दिया रहता है C बड़ा, जैसा कि दिया रहता है C बड़ा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, x y से बड़ा है। ठीक है, अब ऐसे लिखा रहता है x का वर्ग है तो उसका मतलब क्या होता है, x y का वर्ग है। ठीक है, हम यही समझते हैं। तो यानी यहाँ पर जो रिलेशन है कुछ इस प्रकार है, x, y सच दैट बिंदु x की, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल बिंदु की बात की गई है तो सिंपल सी बात है, हम एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर x है। ठीक है, जितनी की बिंदु x, तो ये मान लीजिए x है तो यह मान लीजिए y हो जाए, और यहाँ पर ये मान लीजिए क्या हो जाए, z, और ये मान लीजिए r है, ये भी r है तो ये भी r ही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कह रहा है बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो एक बात बताइए, जब x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है तो x की मूल बिंदु से दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी के बराबर तो होगा ही। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं x की, और ये मान लीजिए O हो। ठीक है, x की O से दूरी y की O से दूरी के बराबर है। ठीक है, x का y तो यही होगा, तो हम ये कह सकते हैं x की O से दूरी x की O से दूरी के बराबर है। यह कथन क्या है, सत्य है भाई। अगर ये
आर दूरी पर है, ये भी आर दूरी पर है, तो यक्स की ओ से दूरी भी क्या होगा, यक्स की ओ से दूरी के बराबर ही होगी। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं यस, यह रिफ्लेक्सिव है। अब आगे देखते हैं यह सिमेट्रिक है या नहीं है। सिंपल सी बात है, यक्स की ओ से दूरी वाई की ओ से दूरी के बराबर है, तो वाई की ओ से दूरी यक्स की ओ के दूरी के बराबर होगी, यानी यक्स की ओ से दूरी वाई की ओ से दूरी के बराबर है। तो y की ओ से दूरी, y की ओ से दूरी x की ओ से दूरी, इसको मिटा देते हैं, ओ से दूरी के बराबर है, यानी ये भी दिया हुआ कथन क्या है, सत्य है, यानी हम कह सकते हैं यस, यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी सममित संबंध है। इसी तो ये देखते हैं यह ट्रांजिटिव है या नहीं। यक्स की ओ से दूरी बराबर है किसके, वाई की ओ से दूरी के। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, वाई की ओ से दूरी बराबर है किसके, जेड की ओ से दूरी। ठीक है, तो यक्स की ओ से दूरी बराबर होगी जेड की ओ से दूरी। ठीक है ना, यदि यक्स की ओ से दूरी बराबर है वाई की ओ से दूरी से, वाई की ओ से दूरी बराबर है किसके, जेड की वाई ओ से दूरी के, तो यक्स की ओ से दूरी बराबर होगी जेड की ओ से दूरी के। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं यह क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा है n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x कामा वाई एलिमेंट ऑफ n, तो सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं, n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, यानी जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि x कामा वाई सच दैट x कामा वाई x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। यहाँ x और y दोनों धन पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, और 3 से विभाज्य हैं। तो देखते हैं यह रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं। अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 है तो हम ये कह सकते हैं x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 3 हो, तो ये 3 से तो कटेगा ही, और साथ ही साथ आप एक बात बताइए, यहाँ पर हम रख देंगे 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शून्य तो हर संख्या से डिवाइड हो सकता है, शून्य यानी शून्य डिविजिबल बाई 3, तो यानी ये सही है एस। यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अगला है यह सिमेट्रिक है या
नहीं है। तो सिमेट्री के लिए क्या हम देखेंगे, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, तो y माइनस एक्स डिविजिबल बाई 3। अब इसको कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है, ये तो डिवाइड होगा ही, और यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 9 डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो नेगेटिव आएगा, यानी ये भी क्या है, यस सिमेट्री। अगला है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो हम ये देख रहे हैं x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3, फिर y माइनस जेड डिविजिबल बाई 3, ये z है, तो x माइनस जेड डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। जैसे अगर हम कह दें 9 माइनस 6 डिविजिबल बाई 3, फिर कह दें 6 माइनस 3 डिविजिबल बाई 3, तो क्या हम ये कह सकते हैं 9 इज डिविजिबल 9 माइनस 3 डिविजिबल बाई 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, वो भी क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। इस प्रकार में कह सकते हैं यस, यह क्या है एक सममित संक्रामक संबंध है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यह एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 और उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा है यदि R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध हों तो सिद्ध कीजिए कि R यूनियन S R इंटरसेक्शन X भी X में तुल्यता संबंध है। तो यहीं से हमें बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। जैसे R और S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है, यानी कि R और S स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, R सबसेट ऑफ X क्रॉस X। कोई भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी उप समुच्चय एक संबंध होता है, तो R भी क्या है सबसेट है X क्रॉस X का, तो R एक रिलेशन तो X क्रॉस X का होगा ही। इसी प्रकार S सबसेट ऑफ X क्रॉस X। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि R यूनियन S सबसेट ऑफ X क्रॉस X। इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा आप लोग, और R इंटरसेक्शन S X क्रॉस X। इस प्रकार R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन S X में एक संबंध है। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है कि R यूनियन S स्वतुल्य भी है, R इंटरसेक्शन भी स्वतुल्य है, R यूनियन S सममित भी है, R इंटरसेक्शन S भी सममित है, R यूनियन S संक्रामक भी है और R इंटरसेक्शन S भी संक्रामक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्यता की जांच के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि यदि A, B एलिमेंट ऑफ R, तो A, एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए A एलिमेंट ऑफ R, जहाँ A एलिमेंट ऑफ क्या है R है। इसी प्रकार A एलिमेंट ऑफ S, A एलिमेंट ऑफ S है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं A एलिमेंट ऑफ R यूनियन S तथा A R इंटरसेक्शन
एस, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि आर तथा एक्स स्वतुल्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये सिद्ध किया कि ये क्या है, आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एक्स दोनों स्वतुल्य हैं। दोनों क्या हैं? स्वतुल्य। तो चलिए आगे अब हम सिद्ध करते हैं यह सममित है या नहीं। तो सममित है या नहीं, तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ मानना होगा। माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस, एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। तो हमें दिखाना है कि बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस, आर यूनियन एस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और ए कामा बी एलिमेंट ऑफ एस, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर, और नहीं यहाँ पर या रहेगा क्योंकि यूनियन है, तो या बी कामा ए एलिमेंट ऑफ एस। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर व एस सममित हैं। दोनों क्या हैं? सममित हैं। हमें जब पहले से ये सममित हैं तो इनके एलिमेंट क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि यह आर यूनियन एस जो है वो क्या है? सममित है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, तो सिद्ध कीजिए बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ पर हो जाएगा ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और ए कामा बी एलिमेंट ऑफ एस। अब हम इसको लिख सकते हैं बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा ए एलिमेंट ऑफ एस। तो यहाँ पर सामने क्या आएगा, चूँकि आर व एस सममित हैं, आर व एस सममित हैं, इसलिए हमने क्या किया, इनकी जगह को बदल दिए। सममित तभी होता है जब पहले को दूसरे की जगह रख दीजिए और दूसरे को, इन दोनों को आपस में स्वैप कर दीजिए। ठीक है, तो सममित का, तो आप यहाँ से कैसे जाने सममित है, क्योंकि आर व एस समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। तो ये पहले से ही ज्ञात है कि स्वतुल्य भी हैं, सममित भी हैं और संक्रामक भी हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो ये भी प्रूव हो गया कि यह क्या है, सममित संबंध है। आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस दोनों कैसे संबंध हैं? सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब आगे आइए देखते हैं कि यह संक्रामक भी है या नहीं है।
तो तीसरा है संक्रमक। तो संक्रमक में हम क्या कहेंगे भाई, मान लीजिए पहले हमें ये निकालना हो, माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस, फिर बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। तो हम ये कह सकते हैं ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना। अब देखिए ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर या ए कामा बी एलिमेंट ऑफ यस, यहाँ पर या लिखेंगे क्योंकि यूनियन है, या बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर या बी कामा सी एलिमेंट ऑफ एस। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ और ये जो है यहाँ रख देंगे, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर या बी कामा सी एलिमेंट ऑफ एस, या आर रहेगा यहाँ पर ए कामा बी एलिमेंट ऑफ यस या बी कामा सी एलिमेंट ऑफ यस। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर और यहाँ पर आएगा या ए कामा सी एलिमेंट ऑफ एस। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर यूनियन एस। यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि आर व एस संक्रमक है। क्या है? संक्रमक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए देखते हैं यह इंटरसेक्शन भी है या नहीं है। ठीक है, तो अब लिखिए, माना ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, फिर बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। तो हम ये कह सकते हैं ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो इससे हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, फिर क्या, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। चूँकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर और लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और ए कामा बी एलिमेंट ऑफ यस। यहाँ पर क्या आएगा, और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ एस और आर रहेगा, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ यस। फिर हम क्या लिखेंगे, ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पर और लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए कामा बी, ये वाला चीज़ यहाँ चला आएगा यस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी कामा सी एलिमेंट ऑफ एस। ओके, तो यहाँ इसके बाद लिख सकते हैं ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर और ए कामा सी एलिमेंट ऑफ यस। यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा, चूँकि आर व एस संक्रमक हैं। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा सी एलिमेंट ऑफ आर इंटरसेक्शन एस।
तो आपने देखा कि आर यूनियन एस, आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार आर यूनियन एस व आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उसके पहले यदि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया या नहीं आया। यदि आया तो ठीक है और नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सेकंड मेथड चाहिए। ठीक है, इस सवाल को कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आ गया या फिर आपको सेकंड मेथड चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल छोटे में आपको इस चीज़ को क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करते रहें। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट से मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है। तो आप मेरी वीडियो को जितना ही लाइक करेंगे, ठीक है, तो मेरे अंदर उतना ही उत्साह बनेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ला सकूँगा। ठीक है, तो ओके।